फर्स्ट आर्टिकल वोटिंग को लेके, अभी आपको पता है इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, वेस्ट बंगाल स्पेशली एक कोर सेंटर बना है प्रॉपर। तो वोटिंग को बोला गया है कि ये सेंटिमेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है टू इलेक्शन कमीशन। अब सेंटिमेंटल मतलब कहीं ना कहीं इमोशन आपके जोड़ दिए गए वोटिंग के साथ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसलाइन पहले ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शंस होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वो कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें शुरुआत होती है आर्टिकल नंबर 324 से, ठीक है, आर्टिकल 324, जहां पे बोला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाएंगे इलेक्शन, वही सुपरिंटेंडेंट भी करेंगे। तो ये सारा पर्पस उनका 324 के अंदर डिफाइंड है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अगर मेंबर्स देखो तो कौन कौन आता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अंडर इलेक्शन कमिश्नर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर आ जाएंगे। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो वैसे वेल डिफाइन नहीं मिलेगी आपको, पर हाँ जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया हो, और वो कौन निकल के आते हैं फिर? जो आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं में से किसी को चूज कर लिया जाता है जिनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अच्छा ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी बोला मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी कंडक्ट करवाता है। तो ये जो बोला ना वोटिंग एक तरह का सेंटिमेंटल राइट है, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यहां पे अब बात करी राइट टू वोट की। अब राइट टू वोट जो है इसकी आधी डिटेलिंग आपको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि आर्टिकल नंबर 326। एक बारी आप 18 साल के होगे तो आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लाइसेंस के लिए कितना भागना पड़ता है ना, फिर कोई और आधार कार्ड में कुछ अपडेशंस करवानी है उसके लिए भी भागना पड़ता है, पर वोटर आईडी कार्ड आपके घर में पहुंच जाता है, वो इजीली बन जाता है कार्ड, सबसे इजीली। मतलब राइट टू वोट कहीं ना कहीं जैसे आप 18 साल से ऊपर हो जाते हो या 18 साल के जैसे ही हो जाते हो, इवन आपके बर्थडे के अगले दिन ही अगर इलेक्शन भी है तो आप एलिजिबल होते हो उसके लिए। अब देखो ये उम्र पहले 18 ईयर्स नहीं थी, पहले कितनी थी? 21। फिर एक अमेंडमेंट आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए क्या किया गया, ये उम्र रिड्यूस कर दी फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। फिर 18 साल की कैटेगरी में आप सारे एलिजिबल हो। अब ये जो राइट टू वोट है, आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन से तो बोला गया कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे आपने फोकस करना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या बोलता है? मतलब सारे सभी के पास राइट टू वोट एलिजिबल रहेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब इंक्लूजन करनी है वोटिंग के केस में भी, ठीक है। ये आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कुछ चीजों का पता लगा। फिर वैसे ही आता है इसका एक फैक्ट, दैट इज स्टैट्यूटरी नेचर। स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ। तो यहाँ पे 2 एक्ट याद रखने हैं हमेशा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। मतलब इसमें बड़े सारे सेक्शन आएंगे। एक्ट क्या बता रहा है कि किसी लॉ के जरिए आपको वोटिंग से रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइडेड है। तो एक तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने तो बोल दिया 18 साल के हुए आप चलिए वोट डालिए, ठीक है, इतनी सी मान्यता आपको कहां से मिल गई? कॉन्स्टिट्यूशन से। पर एक और जो फेज इसका आता है दैट इज स्टैट्यूटरी नेचर, मतलब बाय लॉ भी डिटेलिंग आई है। अब बाय लॉ क्या डिटेलिंग आई है? आपको याद होगा बहुत पहले एक आर्टिकल करा था जिसमें जजमेंट्स आई थी कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है। एट द एंड ये बोला था हमने कि ज्यादा स्टैट्यूटरी है इफ कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, पर ये भी नहीं बोल सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो स्टैट्यूटरी वाला पार्ट है आपका, यानी कि ये जो एक्ट आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, गुड मॉर्निंग, 1950 एंड 51, इनके अंदर कुछ डिटेलिंग्स है, जैसे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, कि आपका जो इंटेंशन है जहां से आप बिलोंग करते हो वहीं रहने का है, जहां से आप बिलोंग करते हो जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपने वहीं से वोट डालना है। ये आ गया इंटेंशन। और इंटेंशन बहुत खतरनाक चीज है, इंटेंशन कब बदल जाए, किसी ने पैसा रख दिया कि इस बारी यहां से वोट डालना है, आपका इंटेंशन बदल जाएगा कि इस बारी वहां से ही वोट डाल लेते हैं फिर। तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, इसका जो मेंशन है ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर ही मिलेगा। एक सेक्शन है वहां पे, सेक्शन नंबर 19, जो बोलता है कि जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट बनेगी जिसपे आपका नाम भी आता है फिर कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो, आता है ना एक पेपर प्रॉपर प्रिंट आउट होके, तो क्या होती है आपकी इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट होती है कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो।
तो बोला गया कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आपका होना जरूरी है, मतलब उसी जगह से आप बिलोंग करते हो, आपका इंटेंशन है कि मैंने यहीं पे रहना है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और घपलेबाजी जो होती है वो वहीं से होती है। फिर अब इंटेंशन को कैसे डिफाइन करोगे? आज आप सभी ने हैंड रेस कर दिया कि कल टेस्ट देने के लिए आएंगे, कल को मूड बदल गया कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन डाल के आ जाएगी, हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो इंटेंशन बदल गया ना, उसको तो कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। सेम ही है यहाँ पे भी, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, परमानेंट एड्रेस प्लस दूसरी चीज क्या आएगी कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे परमानेंटली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहना है। तो ये सेक्शन 19 के अंदर है। सेक्शन 20 में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो डेफिनेशन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की कहां पे आती है? सेक्शन 20 के अंदर। फिर एनआरआई थे, उनको सेक्शन 20A के अंडर डाला हुआ है। चलो ये अलग सा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, पर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर कौन एलिजिबल है, क्या उसके लिए डेफिनेशन बनाई गई है, वो आपको कहां से मिली? बाय लॉ, स्टैट्यूटरी नेचर। तो ये जो राइट टू वोट है ज्यादा आपको स्टैट्यूटरी दिखेगा, यानी कि कानून के जरिए आपको कुछ प्रोविजन ऐड करे गए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये बोला गया कि राइट टू वोट, अब वोट डालने के लिए एलिजिबल हो, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि ये मैटर नहीं करेगा आपका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, एनीथिंग। तो मतलब ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? स्टैट्यूटरी नेचर, क्योंकि सारी रूल्स गाइडलाइन, कौन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, कौन नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। नॉन ऑर्डिनरीली कौन हो जाएगा? जो काम के पर्पज से शायद रहता बिहार में है पर महाराष्ट्र में आ रखा है, तो महाराष्ट्र में वो क्या काउंट होगा? NOR, नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, क्योंकि इसका इंटेंशन क्या है, मुझे कहाँ रहना है? बिहार में रहना है। पर और कोई टूरिस्ट है, मान लो आप हिमाचल से बिलोंग करते हो, आप चले गए तमिलनाडु, आप घूमने के पर्पज से गए हो, आपका इंटेंशन थोड़ी है कि वहां पे रहना है, तो आप वोट तो वहीं से डालोगे ना। तो वो जो डिटेलिंग है सारी, वो कहाँ पे दिख रही है आपको? स्टैट्यूटरी वाले पार्ट में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? राइट टू वोट। तो कभी स्टेटमेंट आ जाए राइट टू वोट इज फंडामेंटल राइट, क्या वो स्टेटमेंट सही है? वो गलत है। फंडामेंटल राइट तो पैदा होते ही आपको मिल जाते हैं, ये थोड़ी पैदा होते हुए मिला, यहाँ पे आपको 18 साल का होना पड़ा तब जाके ये मिला, ठीक है। तो इसमें स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों पार्ट्स आएंगे, ठीक है। अगर मेंस में आता है ना, तो आपसे हमेशा एविडेंस बेस्ड पूछा जाएगा। एविडेंस बेस्ड, ये एविडेंस है आपके पास, आपको बताना पड़ेगा कि ज्यादा जो गाइडलाइन है वो किस साइड को दिख रही है, स्टैट्यूटरी। पर जो बड़ी सारी जजमेंट्स आई ना, उसमें ये बोला गया था कि हम इसको स्टैट्यूटरी ज्यादा कंसीडर करेंगे। तो अभी भी क्या बोला, ज्यादा स्टैट्यूटरी अगर कंसीडर करेंगे तो ज्यादा प्रोविजन किसमें है? एक्ट्स के अंदर है, इफ कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल। पर ये नहीं बोल सकते आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 326 तो सीधा बोल रहा है राइट टू वोट, पावर वहां पे दे दी, पर डिटेलिंग सारी कहां पे है? एक्ट्स के अंदर। तो ये दोनों ही है, पर ज्यादा क्या है? तो स्टैट्यूटरी है, ये जजमेंट है। दोनों लिखा होगा, या लिखा होगा आपको वेटेज के हिसाब से कि ये स्टैट्यूटरी नेचर का है, ओनली लिखा होगा फिर वो गलत हो जाएगा अगर ओनली उसमें हुआ। अब लग गया पता, तो यहाँ पे डिपेंडेंट मैटर करेगा आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, पर अगर ओनली आता है तो आपने देख लिया वो तो गलत होएगा, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, राइट टू वोट का मेंशन तो आपको कहां पे मिल रहा है? आर्टिकल नंबर 326 के अंदर। कौन सा है कंट्री का नाम? करा चेक, किसी ने, वासु ही देख रहा था मेरे ख्याल से। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अडॉप्ट कर लिया था, तो उसके बाद से ये वर्ड यूज करा जा रहा है, ठीक है। पर ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पिक करा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में। यहां तक स्टोरी क्लियर है। अब आगे की जो स्टोरी आएगी वो इसको बेस बना के ही चलेगी, तो आपको ये पहले समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। ओके जी, अब वोटिंग एज अ सेंटिमेंटल राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा जो इसको इमोशन के साथ जोड़ दिया गया। अब हुआ क्या, क्यों ये चीज बोली गई, तो ध्यान रखना, अभी बन रही थी यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या आ गया? जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ता है, तो वैसे ही वोटिंग आज ही थोड़ी हो रही है, वोटिंग पहले भी हुई होती है, यानी कि एक बेस ईयर वोटिंग के लिए भी लिया जाता है। जैसे आपका जो वोटिंग कार्ड है उसके ऊपर आपका नाम आएगा, एक वोटर आईडी होती है प्रॉपर, और नाम के नीचे जैसे ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वोटर आईडी आएगी, देन आपका नाम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, ये डिटेलिंग होती है जो आपके वोटर आईडी कार्ड पे दिखाई देंगी। अब हुआ क्या, पहले जो नाम की स्पेलिंग थी, मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो DIKSHA था। जब मैंने लास्ट टाइम वोट डाला था तब मैं इसके अंडर मतलब एलिजिबल थी, मतलब ठीक है ये स्पेलिंग बिल्कुल। अब हुआ क्या, कुछ एरर हुआ, और एरर कैसा था? क्लैरिकल एरर, लिखते हुए वो टाइपिंग कुछ एरर हो गया, और यहाँ पे आई की जगह पे ई वाली स्पेलिंग्स आ गई। अब ये चीज एलिजिबल नहीं होगी, ये इसको कट कर दिया जाएगा यहाँ से कि आपकी जो स्पेलिंग है उसमें कुछ क्लैरिकल एरर्स आए हैं, अब आपका ये जो वोटर आईडी है ये एलिजिबल यहाँ पे नहीं होगा। मतलब आईडी नंबर वो ठीक है,
पर यहाँ पे नाम में कुछ चेंजेस हुए। डेट ऑफ बर्थ में पहले जब मैंने वोटिंग डाली थी तो वही थी डेट, शायद 28 लिखी हुई थी, अब यहाँ पे गलती से क्या हुआ 27 वो आ गई। तो ये भी क्लैरिकल एरर था, टाइपिंग करते हुए ये कुछ एरर कमिट करा गया, पर आईडी अभी भी सेम थी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में भी आई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन लोगों को बोल दिया कि जो आपके क्लैरिकल एरर्स आए हैं या लॉजिकल एरर्स, ये टर्म यूज करी, इसकी वजह से आप एलिजिबल नहीं हो। और वो जो सारी डिटेलिंग करी गई कि कौन एलिजिबल होगा कौन एलिजिबल नहीं होगा, उसके लिए कौन सा एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई डिटेलिंग दी नहीं है वहां पे, मतलब एक्सप्लिसिटली बोले ना कि लिख के दिया हुआ है सारा कुछ, वो नहीं मेंशन। अभी जब हमने डेफिनेशन भी देखा ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का, तो उसमें क्या बोला था, आपका परमानेंट एड्रेस प्लस आपका इंटेंशन होना चाहिए वहां पे रहने का। ये नाम को लेके या डेट ऑफ बर्थ को लेके वो भी क्लैरिकल एंड से अगर कोई मिस्टेक हुई है उसके बारे में कोई डिटेलिंग आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर नहीं मिलती है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी, मतलब एक तरह से डिसअप्रूवल शो करा कि ये जो वोटिंग होता है एक तरह से सेंटिमेंट होता है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके लाना चाहते हैं कि हम वोट डालेंगे तो एक वैल्यू है उस वोट की, ठीक है। तो इसी वजह से ये रिब्यूक कर दिया गया। अब देख लो यहाँ पे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या क्या बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो राइट टू वोट इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं है, बट इसको स्टैट्यूटरी और स्लैश लगा के क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टैट्यूटरी क्यों बोला, तो आपने पीछे देखा बाय लॉ बड़े सारे प्रोविजन इसमें मेंशन्ड है। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला, क्योंकि वहां पे आ जाता है आर्टिकल नंबर 326, इसमें क्या बोलता है, राइट टू वोट और जो इलेक्शन होंगे वो एडल्ट सफरेज के ऊपर बेस्ड होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, या जो आपकी एडल्ट सफरेज यानी कि 18 साल की उम्र, एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो इंक्लूड करता है कि इंक्लूजन होगी सारी लोगों की जब भी वो वोटिंग के लिए आएंगे। एंड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, ये क्या बताता है, इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर कि कौन एलिजिबल होगा वोट डालने के लिए, जो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 मैंने पीछे लिखी थी। तो सेक्शन 19, 20 और 20A, बस इतना याद रखना होता है। 19 के अंदर OR ही एलिजिबल होंगे ये बताया गया है, 20 में उसकी डेफिनेशन दी है, एंड 20A के अंदर जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनके बारे में डिटेलिंग दी है कि अगर वो भी वहां से वोट डालना चाहते हैं तो अलाउड है। देयरफॉर आप क्या देख रहे हो, इलेक्टोरल रोल वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपने वोटिंग को एक्सरसाइज करना होता है। वो वोटर आईडीज जो निकल के आती हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एक एरिया माना जाता है, फेज माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो एलिजिबल नहीं है या रॉन्गली उन्होंने अपनी कोई डिटेल ऐड करी थी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो इंक्लूजन सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर वेल डिफाइंड कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब उस क्राइटेरिया को वो पूरा फुलफिल कर पा रहे हैं। तो अब कोर्ट ने क्या किया कि छोटी छोटी वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीक है, क्योंकि वो क्लैरिकल एरर आपके साथ भी हुआ होगा, ये आधार कार्ड वगैरह के ऊपर कभी कभी आपके जो नाम की स्पेलिंग है SHA है तो SC ही लिख दिया उन्होंने डायरेक्ट, तो उसको चेंज करवाने के लिए गए होंगे तो बड़े लंबे चक्कर भी लगे होंगे। ऑनलाइन उतना वो पोर्टल चलता नहीं है इनका आधार कार्ड वाला। वैसे ही सेम ID कार्ड का देखा तो ये क्लैरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस ज्यादा थी। इतना सीरियस मतलब बोले अगर कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करके कि क्लैरिकल एरर, इसके बेसिस पे आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सेंटिमेंटल है, जो राइट टू वोट आप करते हो ये आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर क्लैरिकल एरर था वो ठीक हो सकता था। अब कैसे कैसे ठीक हो सकता था तो उसके रिलेटेड भी आगे चीजें बताई हैं। अब यही वर्ड यूज क्यों करा, सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन, क्योंकि एक फिलॉसफी है जो आपके वोटिंग के साथ भी जुड़ी हुई है। वोटिंग का मतलब होता है कि आप नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हो, क्योंकि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने जा रहे हो। अब जो सिटीजन है ये वोट करते हैं क्यों, ताकि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, और जिस रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज करेंगे उसकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगी, लोग उससे शायद प्रभावित थे कि ये वाली आइडियोलॉजी ही हमको चाहिए ग्रो करने के लिए। तो एक राइट देता है लोगों को, सिटीजन्स को, कि आप आए आगे वोट करें और वोट करके आप अपने हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसको किसके साथ जोड़ दिया, सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ दिया गया। और दूसरा आता है इमोशनल कनेक्ट। कहीं ना कहीं वोटिंग को इक्वालिटी की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या बोला गया, ये मैटर ही नहीं करेगा आपका रिलीजन, कास्ट या कलर, जेंडर क्या है, वो मैटर नहीं करता, आप सारे ही एलिजिबल हो यहाँ पे, जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हो। तो यहाँ पे बोला ये सिंबल ऑफ इक्वालिटी है, एक पर्सन के पास एक वोट की वैल्यू रहती है और वो सभी की इक्वली रहेगी। जैसे आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा था, वो वेरी कर रही थी, याद है ना, टोटल पॉपुलेशन और टोटल MLA के हिसाब से वोटिंग वैल्यू निकल के आ रही थी, पर जब लोग वोट डालते हैं तो उनका एक वोट इक्वल टू
वन वैल्यू के बराबर होता है। देन दूसरी, उसके बाद ये बैच की तरह एक्ट करता है सिटीजनशिप का, मतलब सिटीजन हो आप इस कंट्री के, उसके लिए भी एक तरह से एक्ट करता है। तभी तो बोलते हैं वोट डालना जरूरी है, आपको एक बार ही मौका मिलता है जब भी, तो वोट जरूर डालें, वो इसी वजह से बोला जाता है। तो मतलब फील ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी इन वोटिंग। सोशल मीडिया के जमाने में जैसे कोई वोट डाल के आता है, दिखाते हैं ना कि हम वोट डाल के आगे, सेलिब्रिटी होते हैं, देन इन्फ्लुएंसर, आप भी व्हाट्सएप पे इमेजेस लगाते हो, देखी है मैंने। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइड एंड आइडेंटिटी, की मैं सिटीजन हूं इस कंट्री का और मैंने वोट डाला, वो जो राइट टू वोट मुझे मिला हुआ है मैंने उसका फुल यूज करा। देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये आपने देख लिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिया का कोई स्पेसिफिक नहीं आएगा, बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे ये टर्मिनोलॉजी यूज होनी शुरू हो चुकी थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एडल्ट फ्रेंचाइज वर्ड पिक कर लिया था। और ये पावरफुल सिंबल होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, क्योंकि डेमोक्रेसी बोलती क्या है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो उसको भी इंश्योर करता है जो राइट टू वोट है हमारा। अब कोर्ट ने रिव्यू क्यों करा जो आपका इलेक्शन कमीशन है, तो उन्होंने क्रिटिसिज्म इस वजह से करा कि इलेक्टोरल रोल के अंदर जो एरर्स थे, कुछ डिलीशन थी, कुछ एक्सक्लूड करे एटसेट्रा, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एरर्स थे। आपने क्या किया, वोट डालने की जो अपॉर्चुनिटी, वो उनको इतना वेट करना पड़ता है, वो जो वोट डालना था, एक क्लैरिकल एरर की वजह से ये सारे आपने डिलीट कर दिया, उनको एक्सक्लूड ही कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं आओगे। और दूसरी बात, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, इसमें जैसे डोर टू डोर, आजकल ऑनलाइन भी हो जाते हैं, पर डोर टू डोर जाते हैं, सर्वे कंडक्ट करे जाते हैं कि क्या ये पर्सन यहीं पे रहता है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वैसी कुछ डिटेलिंग रहती है इसके अंदर। बोला क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ताकि जो डेटा है हमारे पास वो एक्यूरेट रहे। अब ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा भी जा रहा है ना अभी, तो इलेक्शन तो बिल्कुल सिर पे है, आप उस टाइम पे ये क्लैरिकल एरर निकाल के लेके आ रहे हो कि यहाँ पे ये एरर आ रखा है, ये एरर आ रखा है, तो वो विंडो का जो टाइम होता है ना एक इंसान के पास, कि आप जाएं वो क्लैरिकल एरर जो भी आया था उसे ठीक करवा के लेके आए, तो वो टाइम तो मिलेगा ही नहीं, उतने में तो इलेक्शन निकल जाएंगे, तो फिर वो अगले इलेक्शन तक की क्लैरिकल एरर ठीक हो पाएंगे। एक तरह से ठीक है, पर सुनो, जो 2001 का टाइम पीरियड था ना, उसको इन्होंने वोटर बेस बनाया था, तो उस टाइम पे एलिजिबल थे, तो वो भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क फिर रेज करता है कि उस टाइम फिर क्यों अलाउ कर रहे थे, तो फिर वो क्लैरिकल एरर उस टाइम पे भी आपको हाईलाइट करने चाहिए। बस यही है, ये पॉलिटिकल इशू आ जाता है, तो यहाँ पे यही बोला इन्होंने कि पहले फिर अलाउ नहीं करने चाहिए ना, अगर थोड़ा भी एरर था, फिर लोग भी लाइट ले लेते हैं कि पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी चल जाएगा, वो वाला भी हो जाता है थोड़ा सा। अब दिक्कत यही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तब चल रहा है जब बिल्कुल इलेक्शन 23 अप्रैल बोला गया है, तो आज तो 21 है, तो मतलब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और इवन इंडियन एक्सप्रेस का आपने फ्रंट पेज देखा होगा, तो उसमें वो सारी डिटेलिंग आई है लोगों की, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो प्रूफ दिए गए हैं कि पिछली वोटर लिस्ट के अंदर ये एलिजिबल थे, इस बार ये एलिजिबल नहीं है, तो वो चीजें वहां पे मेंशन करी गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वोटिंग है ये प्राइमरी पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पे आपकी इंटरवेंशन होती है, जहां पे लोग शो करते हैं कि हमारे पास पावर है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की। अब उसके बाद आते हैं, अच्छा बिहार में भी इलेक्शन थे, और उसी टाइम पे आपने ऑर्डिनरीली और नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के बारे में भी पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा था वो अभी के लिए छोड़ दे उसको, मैंने थोड़ा सा जो इंट्रो दिया शुरू में वही था। अब बोला कि उस टाइम पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो ये क्लैरिकल एरर्स आ रहे थे, पर ये स्पेशली वेस्ट बंगाल के केस में आई, जबकि ऐसे क्लैरिकल एरर वहां पे भी आए होंगे, बड़ी सारी आपने देखी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आई थी, पर ऐसा कोई एरर उस टाइम पे नहीं आया जितना ज्यादा ये वेस्ट बंगाल के अंदर आ रहा है। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको भी देख लो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है, और ये इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने की प्रोसेस रहती है। इसमें जो डुप्लीकेट या शिफ्टेड या कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, पर वोटर आईडी कार्ड यूज हो रहा होता है, तो वो सारी चीजों को एक्सक्लूड करा जाता है, कोई डुप्लीकेसी ना हो, उनके ऊपर फोकस रखते हैं, मतलब एक्यूरेसी और इंटेग्रिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब अच्छा भी है ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, पर अगर टाइम से हो जाए तो, ताकि एक विंडो पीरियड भी मिल जाए लोगों को कि अगर कोई क्लैरिकल एरर आ रखा है तो उसको इंप्रूव किया जा सके। अब 34 लाख वोटर्स हैं जिन्हें डिलीट करा गया यूजिंग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब नंबर थोड़ा नहीं है कि आप बोले 340 लोग हैं या 300 लोग हैं, यहाँ पे 34 लाख लोग हैं जिनका ये प्रॉपर डिलीशन हुआ है। और क्या बोला गया साथ में, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है, ये टेक्निकलिटीज जो मेंशन करी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, वो क्या है। अब मेन जो इशू निकल के आ रहा है वो इसी टर्म के अराउंड है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये बता क्या रहा है, तो बोल रहा है कि अगर माइनर इनकंसिस्टेंसी भी है, फॉर एग्जांपल स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आ जा रहा है, जो पिछली वोटिंग लिस्ट के अंदर एलिजिबल था वो इस बार बोल दिया इनएलिजिबल, नंबर 1। दूसरा बोला गया कि एड्रेस में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। अब जैसे एड्रेस में वेरिएशन कब आती है, आपकी तहसील वगैरह कई बार चेंज कर जाती है और वो एकदम से ठीक भी नहीं होती। आजकल तो नया ही चला हुआ है, मैं करवा रही थी चेंज, तो आजकल तो प्रोसीजर में बड़े चेंजेस आ रखे हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो उसमें क्या दिख रहा है आपको कि एड्रेस
वेरिएशन अगर थोड़ी सी भी है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे फ्रंट वाला जो आप इंट्रोडक्शन में देखोगे ना इंडियन एक्सप्रेस का आज वाला आर्टिकल, उसमें बोला गया वो पासपोर्ट में एलिजिबल थी 2028 तक, और जो वोटिंग लिस्ट बनी हुई थी 2001 वाली उसमें भी एलिजिबल थी, इस बार इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि थोड़े से वेरिएशन थे एड्रेस के अंदर। एज मिसमैच कर रही है अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट वाला बहुत प्रॉब्लम रहता था। जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, 5th क्लास में दिया होगा आपने, तो उस टाइम पे मेरा जो नाम लिखा था वो सिर्फ अकेला फर्स्ट नेम ही था, सेकंड नेम नहीं लिखा हुआ था। मेरे दादू ने पता नहीं कितने चक्कर लगवाए कि जाके लिखवा के लेके आ, पर मैं उस टाइम सोच रही थी कि इतने क्या चक्कर मारने, ठीक है नहीं लिखा है सरनेम चल जाएगा। पर बाद में जाके पता लगा कि डॉक्यूमेंट्स का ही खेल है सारा। आप 8th क्लास में आते हो, 10th में आते हो, 12th में आते हो, सारा डॉक्यूमेंट्स पे ही चलता है। वहां पे कंफर्मेशन करते हैं ना वो कि 10th का सर्टिफिकेट लेके आइए, हमें वो एड्रेस आपका चेक करना है प्रॉपर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसको सबसे एक्यूरेट माना जाता है। तो यहाँ पे बोला कि एज में भी मिसमैचेस है अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, कहीं पे 34 लिख दिया तो कहीं पे 32 लिखती हुई है। तो अगर ये मिसमैच भी है तो इसे भी क्या बोल दिया गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। और 34 लाख नंबर बहुत बड़ा होता है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के बेसिस पे ठीक तो इन्होंने किया कि हाँ थोड़ा भी अगर एरर है वो ठीक करवाना चाहिए था, पर 2 दिन पहले कैसे ही ठीक होएगा, वो चीज थोड़ी यहाँ पे कंसर्न वाली है। देन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हुई, तो बोला गया ये कोई स्टैंडर्ड लीगल ग्राउंड नहीं है इसका। मतलब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी ओपन करोगे तो उसके अंदर जो इलेक्टोरल लॉज लिखे हुए हैं वो आपने देखा कि एड्रेस कहाँ का है, परमानेंट एड्रेस। देन उसके बाद आपने डेफिनेशन देखी OR की कौन होगी, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, इंटेंशन है नहीं है, उनके अराउंड ज्यादा रिवॉल्व करता है। डिस्क्वालीफाई किसको करा जाएगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। पर ऐसी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज इस बार वेस्ट बंगाल के केस में निकल के आई, वैसी डिस्क्रिपेंसीज का कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं करा गया। तो इतनी ज्यादा डिस्क्रिशन, ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिशन यहाँ पे ऑफिशियल ने शो करी है। और उसके बाद रिजल्ट क्या निकल के आता है कि ये जो जेन्युइन वोटर्स थे इनको एक्सक्लूड करा गया ड्यू टू क्लैरिकल एरर, लिखने में जो एरर रहा, और डेटा मिसमैच अक्रॉस द डेटाबेसेस। अब आप शिफ्ट भी कर रहे हो मैनुअल वर्क से डिजिटलाइजेशन की तरफ, तो आधे क्लैरिकल एरर तो उसकी वजह से भी निकल के आ रहे हैं। तो बोल रहा है ये जो मिसमैच हुआ है इसके बेसिस पे इतने सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया है कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब लग गया बताओ, तो ये बोला कि जो फेयरनेस और इंक्लूजन है वोटिंग के केस में उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, रादर देन इतने छोटे छोटे स्टैट के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो। जो कोर्ट है उन्होंने साथ में एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को भी यहाँ पे डायरेक्ट करा। अब ये एपेलेट का मतलब होता है कि अपील जब आप डालते हो, एंड ट्राइब्यूनल मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके पास टाइम नहीं है उतना कि आपके छोटे छोटे केसेस को भी देख पाए, तो इसी वजह से ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। अब एपेलेट ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्या हो गया, एक कोजाइक जुडिशियल बॉडी ही होती है, रेगुलर कोर्ट तो नहीं होता पर हाँ सिमिलर से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ये क्लैरिकल एरर आए आपके आईडी कार्ड को लेके, तो उसके लिए भी प्रॉपर एपेलेट ट्राइब्यूनल बने होते हैं कि यहीं पे जाके आपने ये सॉल्व करवाने। अब इनका नंबर भी देखोगे वो 19 है, और पेंडेंसी ऑफ केसेस ट्राइब्यूनल्स में भी बढ़ चुकी है। मतलब ट्राइब्यूनल का मेन मोटो क्या था कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, उसको रिड्यूस करना था कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को इमर्ज कर रही है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइब्यूनल आप बना दीजिए। पर दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे भी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती जा रही है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ऑन वोटिंग जो आपने पीछे भी देखे, नंबर 1 तो आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की प्रोवाइड करता है कि जो भी इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करने हैं और लोगों को वोटिंग लिस्ट के ऊपर लेके आना है। देन आर्टिकल 325 ये बोलता है कि जनरल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का। जब वो प्रिंट आते हैं तो उसमें 7-8 ऐसे पेज लगे होते हैं, डिपेंड करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल आता है, वो कट लगा के देते हैं आपको कि ये आपका रहा, ये आपका रहा, ये लेके आना है जब वोट डालने के लिए आओगे, तो वो शो करता है इलेक्टोरल रोल को। तो ये बोल रहे हैं 325 के अंदर कि ये मैटर नहीं करेगा कि आपका रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स क्या है, पर एक जनरल इलेक्टोरल रोल सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएगा। मतलब एक पे सभी की लिस्टिंग लिखी ही लिखी होगी, नंबर दिया होता है उसका। मुझे लास्ट याद है मेरा 181 था, ऐसे नंबर आता है प्रॉपर उसका। तो वो जनरल वाली लिस्ट होती है जिसमें सभी के नाम लिखे होते हैं। फिर तो ये 325 के अंदर मेंशन करा है कि वो जो प्रिंट नहीं आते, देखिए आपने वोट डाले, सच बताओ वोट किन्होंने डाला है अभी, मतलब कहीं नहीं होंगे भी नहीं शायद एलिजिबल, ठीक है। हाँ ये नहीं पूछा मैंने वासु किसको डाला, मैं बस इतना बोल रही हूँ वो प्रिंट आता है प्रॉपर, तो उसमें ऐसे बने होते हैं कॉलम्स, और यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है और फादर साहब का नाम लिखा होता है और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो वो भी मेंशन करा होता है। तो इस तरह से आता है ये प्रिंट। तो इसके बारे में मेंशन आर्टिकल नंबर 325 में है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज, यानी कि 18 साल के हो चुके हो, रिलीजन, रेस, कास्ट कुछ मैटर नहीं करेगा, आपने वोट डालना है, इंक्लूजन करा यहाँ पे।
देन लॉज जो वोटिंग के साथ इंक्लूडेड है, तो आपने देखा ये स्टैट्यूटरी नेचर का भी है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बताया जाता है कि एलोकेशन कितनी रहेगी सीट्स की। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर फोकस करता है। वो जो आपने पढ़ा था आर्टिकल डिलिमिटेशन, कौन सा बिल था? 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उसमें बताया था ना डिलिमिटेशन, आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पॉपुलेशन के चेंज होने पे क्या करते हो? दोबारा से रीड्रॉ करते हो, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, ठीक है? तो उस बेसिस पे डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है। एंड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वोटर्स की, और इलेक्टोरल रोल को कैसे प्रिपेयर करा जाएगा, वो सारी डिटेलिंग कहां पे है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। यूपीएससी मेंस ने एक बार इसके ऊपर पूछ लिया था, सीधा ही सवाल पूछा था इलेक्शन को जोड़ के। पिछले साल का उठाओगे, करप्शन को जोड़ के पूछ लिया था। तो सोचो, जिसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा ही नहीं था, उसके लिए तो ये किसी काम का ही नहीं बचा, उसको वो स्किप करना पड़ना था। तो वहां पे आपसे डिमांड करी जाती है कि इसने करंट में पढ़ा हो और वो सेक्शन वगैरह का भी जरूर से मेंशन करे। तो ये आपने याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं। एक तो सीट्स की एलोकेशन, दूसरा डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, एंड तीसरा आता है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर। वोटर की क्वालिफिकेशन यानी कि हमारी वो जो OR और NOR मैंने शुरू में आपको बताया, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, एक तो इसके बारे में बोला कि यही एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए सेक्शन कितना है? 19। एक इस बार ही आएगा ये यूपीएससी मेंस में, 2-3 बार आ चुका है सेम आर्टिकल, और इलेक्शन भी हुए तो ये पूछा जाएगा आपसे। एंड उसके बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है वो 20 के अंदर आ जाएगी, और एनआरआई किस कैटेगरी में फिट करेंगे तो उसके मेंशन 20A के अंदर आ जाएगा। तो ए बाद में ऐड करा था इसको, तो ये बाद में आया था 20A के अंदर। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915। अच्छा, आपका 324 था, ठीक है ठीक है, हाँ नंबर आता है 181 जैसे मेरा था, मुझे याद है। आपका कितना था, याद है किसी को? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी जिसमें नाम में कुछ चेंजेस थे, मतलब ई का आई बन गया, आई का ई बन गया, वैसे वाला। नंबर 2, एड्रेस के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन थी, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी। और जो बोला ना डुप्लीकेसी, वो तो बात की बात है, यहाँ पे लॉजिकल एरर्स पे ज्यादा फोकस करा। और जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 देखते हो तो इसमें तो डुप्लीकेसी मेंशन्ड है ना, कि कभी भी अगर डुप्लीकेसी आपको दिखाई देती है तो उसको एक्सक्लूड करना है। पर जो इस बार इशू हुआ है वो मेनली है लॉजिकल एरर्स के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें नाम में, एड्रेस में, उनमें माइन्यूट से कुछ प्रॉब्लम्स थे, एरर्स थे, उसको लेके बोला है यहाँ पे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। तो जो आप पूछ रहे हो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये वाली है, नाम, एड्रेस एंड ऑल। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एक्चुअल कंडक्ट कैसे होगा इलेक्शन का, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे रहेगी, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की कैसे करी जाएगी, एडजुडिकेशन मतलब आप कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, अथॉरिटी का वहां पे इन्वॉल्वमेंट, वो फॉर्मल प्रोसेस बताया हुआ है। इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तभी हमने मेन फोकस किस पे करा? 1950 वोटर्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। बेशक यहाँ पे बोला सीट्स का एलोकेशन कितना होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर बेस्ड रहेगा, डिलिमिटेशन उस हिसाब से करी जाएगी, वोटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे। पर जो उसको कंट्रोल करेंगे, जैसे वहां पे आपने देखा होगा कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होगी, जैसे जो आपका डीसी होता है उसके अंडर बड़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, डिवीजन करी जाती है, छोटे छोटे लेवल तक जब आप पहुंचते हो, टर्म्स ही याद नहीं आ रही, रजिस्ट्रार तक आप आते हो लास्ट में, वो आपको बताता भी है कि कैसे आपने वोट डालना है। वो खड़े होते हैं और कई बार ऐसे भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, इसी को वोट डाल देना, मतलब अच्छा कैंडिडेट है, वो बताते हैं। तो मतलब मशीनरी प्रॉपर डिसाइड करी जाती है। तो मेंबर का क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एडजुडिकेशन, अगर कोई इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे वो सारा चेक करा जाता है। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। वोटर को लेके पूछेगा तो 50 ही वहां पे लिखा होगा, 1950, ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। ये 60 में आया था। इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कैसे रिवीजन करोगे इलेक्टोरल रोल की। वो जो टर्म यूज हो रही है ना सर, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिलती है, कैसे आपने फिलिंग करनी है, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन है, लिखा है ना ऊपर, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल इलेक्टर्स रूल। तो 1960 में ये रूल्स आए थे। और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। अब कंडक्ट, जब आप वोट डालते हो तो वहां पे एक मशीन होती है ईवीएम और एक वीवीपैट लगा होता है। ईवीएम मशीन ऐसे देखा होगा आपने, एक डब्बा होता है, यहाँ पे सिंबल बने होते हैं, यहाँ पे जहां पे भी आप क्लिक करोगे ग्रीन लाइट पॉपअप कर जाती है। ये ईवीएम मशीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर आपको आगे जाने के लिए वो बोलते हैं कि जाके देख लो आपका वोट ठीक डला या नहीं डला। वहां पे एक छोटी सी ऐसे पेपर स्लिप सी आती है, वो 7 सेकंड के लिए, 4 से 7 सेकंड के लिए वहां पे दिखती है आपको कि जिसको आपने वोट डाला था क्या वही डला है, तो वो वीवीपैट है, दैट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब आप वोटर जो एज अ वोटर आप वहां पे वेरिफिकेशन कर रहे हो जस्ट कि आपने जो वोट डाला था वो सही गया या नहीं गया। तभी तो बोलते हैं कि जब आप वोट डाल दें तो ठीक से दबाएं,
जो एक ही बारी दबेगा, नहीं तो वोट वेस्ट भी हो जाता है। तो पहले ईवीएम पे आप क्लिक करते हो, फिर आगे वीवीपैट लगा होता है। वीवीपैट ऐसे लंबा सा होता है, छोटा सा, ऊपर प्रिंटर लाइक स्ट्रक्चर उसका आपको दिखाई देता है। यहाँ पे एक पेपर ट्रेल निकल के आती है, उस पर वो शो करेंगे प्रॉपर कि ये देखो आपने, जैसे वासु ने जिनको वोट डाला था वो दिख जाएगा कि कमल को फूल गया, या जिसने हाथ को डाला हाथ को फूल गया, या जो भी सिंबल उनको लोकली दिया जाता है, क्योंकि सिंबल भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो कहाँ पे मेंशन्ड है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, इंक लगती है प्रॉपर, वो सब चेक करते हैं कि आपका आईडी कार्ड मैच कर रहा है उस रजिस्ट्रेशन के साथ या नहीं कर रहा है। उसके बाद आप ईवीएम देन वीवीपैट, फिर बाहर चले जाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है इलेक्टोरल रोल के साथ। तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ वोटर्स को यहाँ पे रिमूव करा। वो आपने देख लिया कि ये जो डिलीशन करी गई है यूनिलेटरली करी गई है, कोई नोटिस यहाँ पे नहीं दिया गया कि आपका नाम अब हटने वाला है, एक्सक्लूड होने वाला है। एंड डिफेंड, मतलब लोग अपने को डिफेंड करते हैं। अब तो टाइम ही आ गया, मतलब ये क्लैरिकल एरर नहीं ठीक करवा सकते आप तब तक। तो गवर्नमेंट को फेयर प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, ड्यू प्रोसेस। तो ड्यू प्रोसेस अगर फॉलो करनी है तो फेयर प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड हियरिंग होनी चाहिए, उनका राइट वायलेट किए बिना। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल गैप्स। आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एल्गोरिदम तो फॉलो कर लिया, और उसमें वो माइनर जो चेंजेस हुए थे उनको बेस तो बना लिया, पर उनका एक्सप्लिसिट कहीं पे भी मेंशन नहीं था। डुप्लीकेसी का तो मेंशन है, उसी के लिए तो इलेक्टोरल रोल, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट करवाया जाता है, एसआईआर, कि डुप्लीकेसी ना हो, किसी ने बिल्कुल ही फेक आईडी ना यूज करी हो, उसका मेंशन तो किया हुआ है। पर ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, ये क्लैरिकल एरर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा था, और क्लैरिकल एरर अगर रहा है तो वहां पे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ी हुई है। तो एक तो ये चैलेंज रहा। देन एपेलेट बैकलॉग, इसमें देखोगे तो 34 लाख अपील्स है, और टोटल ट्राइब्यूनल कितने हैं, 19। तो यहाँ पे भी पेंडेंसी ऑफ केसेस हो चुकी है। टाइमिंग ऑफ रिवीजन, जब आप ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वहां पे कर रहे हो तो बिल्कुल मतलब वोटिंग पीरियड के पास में कर रहे हो, और तब जाके बोला ये वाली लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आ रखी है। और इसको फिर कंपेयर करा गया कि बिहार के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जब वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करे गए थे। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी, अब बोला जब 2002 वाला जो आप बेंचमार्क लेके चले हो उसके हिसाब से उस टाइम पे वो एलिजिबल थे सेम कार्ड के साथ, अब उनको इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को कंसीडर कर दिया गया है। तो अब अपनी आइडेंटिटी वो प्रूव करने के पीछे भागे हुए हैं। पहले बोला था कि प्रूव योर नेम यूजिंग 2002 की वोटर लिस्ट, अब बोला गया कि अब डॉक्यूमेंट दिखाइए, डिफरेंट क्राइटेरिया वैसे ही इंक्लूड कर दिया जो पहले फॉलो नहीं किया जा रहा था। अब क्या क्या हो सकता है, तो एपेलेट ट्राइब्यूनल, यहाँ पे भी आप देख रहे हो पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ चुकी है, तो अगर एकदम से अपील पड़ती है तो ऑब्वियस ही बात है वो इतने कम टाइम के अंदर सॉल्व नहीं होगा। तो ट्राइब्यूनल इंश्योर करे जाए, वहां पे जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। देन स्टैंडर्ड जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपी का मतलब वही होता है गाइडलाइन फ्रेमवर्क, ये वेल डिफाइन होने चाहिए। जैसे कि 2002 में बोला कि अपना नाम दिखाना है, अगले में बोला कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे। देन जुडिशियल ओवरसाइट वही जो आपके स्टेट एंड इलेक्शन कमीशन के बीच में जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनको स्क्रूटनी करनी चाहिए, स्पेशली इन द सेंसिटिव रीजन्स जहां भी ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा इमर्ज करती हैं वहां पे। देन नेक्स्ट आ गया कॉन्टिन्यूअस रिवीजन। वैसे भी ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है ये वही वाली बात है, अब जैसे हरियाणा का पेपर आ गया तो अब मैसेजेस आ रहे हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, पर अब 4 दिन बचे हैं तो टाइम बहुत कम है। अब ट्राई करो कि वो रिवीजन करो जो आपने नोट्स बनाए थे, अब उसको फायदा थोड़ी है कोई नया टॉपिक ऐड करके। तो वैसे ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिल्कुल वोटिंग पीरियड के पास में आके आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एरर्स तो आएंगे और एरर्स रिड्रेस भी नहीं हो पाएंगे, और वो जो राइट टू वोट था जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होगा उन लोगों का। एंड डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, ये हमने शुरू में ही देखा कि अब हम मैनुअल वर्क से किस तरफ जा रहे हैं, डिजिटल वर्क की तरफ, और क्लैरिकल एरर इस बीच में आएंगे जब चीजें टाइप होंगी। इतनी देर तक जब भी पर्सन टाइप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। तभी तो जब आप एग्जाम फॉर्म भी फिल करते हो एक बार क्या होता है, एडिट विंडो दोबारा से ओपन होती है कि इन केस अगर कोई गलती रह गई है तो आप ठीक कर सकते हो। तो ये वाले एरर तो इमर्ज करेंगे ही। और डिजिटलाइजेशन का एक और फायदा रहेगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और गवर्नमेंट के एंड से भी, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एंड से भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो अभी तो बीच में है, बिल्कुल ही बीच में है, आधी चीजें ऑफलाइन चल रही हैं, आधी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, वो हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे भी आपको दिखेगा। सो दैट्स ऑल, ये इंपॉर्टेंट था आर्टिकल। यहाँ पे जो की वर्ड आता है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, और लॉजिक यही निकल के आता है कि इसका एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर। और 51 में क्या था, वो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ था, पर जो आपका 50 वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये वोटर्स के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। पॉपुलेशन में चेंज आए, वोटर ही तो हैं वो एक तरह से, तो डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी, तो वोटर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है।